छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल में शासन करने वाले अनेक वंशों की श्रृंखला में अब अगला वंश है पांडु वंश या सोमवंश, उसे ही कहते हैं। शरभपुरी राजवंश समाप्त होता है, जिसका मैंने जिक्र किया, और उसके बाद पांडु वंश या सोमवंश आता है और उसकी राजधानी रहती है सिरपुर। सिरपुर को, जिसे वे लोग श्रीपुर भी कहते थे, वहाँ से वे अपनी सत्ता चलाते हैं। सिरपुर में बालार्जुन के शिलालेख मिलते हैं। उदयन संभवतः इस वंश का पहला शासक था, क्योंकि बालार्जुन के द्वारा के काल के शिलालेखों में इसका जिक्र है। दक्षिण कौशल में पांडु वंश की सत्ता को स्थायित्व देना और उसे एक पराक्रमी सत्ता में बदलना, इसका श्रेय तीरवदेव को जाता है। और उसके बाद महानत, चंद्रगुप्त और हर्षगुप्त, इन लोगों ने शासन किया और पांडु वंश को एक स्थायित्व दिया, एक मजबूती दी। तीरवदेव का जो उत्तराधिकारी था महानन, उसका एक ताम्रलेख शक्ति जिले में मिला है, अड़भार में। इसमें अष्टद्वार में एक गांव दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अष्टद्वार में एक गांव दान में दिए जाने का। हर्षगुप्त का उत्तराधिकारी था महाशिवगुप्त। बालार्जुन सन 595 में गद्दी पर आता है। ये पांडुवंश का सबसे योग्य, पराक्रमी और सत्ता को स्थायित्व देने वाला शासक माना जाता है। वो बहुत ही कला प्रेमी भी था और साथ ही स्थापत्य कला का भी उसको बहुत शौक था। उसने अपने शासनकाल में, उसके शासनकाल में उसकी माता वसाटा ने राजधानी जो थी सिरपुर, उसमें विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर आज भी आप देखेंगे तो स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। महाशिवगुप्त बालार्जुन हर्षवर्धन का समकालीन था। उसके शासनकाल को दक्षिण कौशल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, बालार्जुन के काल को। और ये हर्षवर्धन का समकालीन था, जो हर्षवर्धन जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में शासन करता था। शैव धर्मावलंबी बालार्जुन, शिव का उपासक, धार्मिक रूप से बड़ा सहिष्णु और उदार शासक, बहुत धर्मभीरु था। उसके संरक्षण और शासनकाल में सिरपुर और आसपास के अन्य क्षेत्रों में शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित अनेक स्मारकों का निर्माण होता है, अनेक कृतियां बनाई जाती हैं, जो आज हम स्वयं जाकर देख सकते हैं। इस काल की धातु प्रतिमाएं रंग की दृष्टि से बड़ी अद्वितीय मानी जाती हैं। सिरपुर इसी काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था, प्रसिद्ध था, और इसीलिए बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं का वहाँ बाहुल्य है। इस बात का उल्लेख हर्ष दरबार में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसमें किया है। हर्षवर्धन वही शासक जो उत्तर भारत में था, और ह्वेनसांग वही चीनी जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, चीनी यात्री जिसके वृत्तांत दैनंदिनी भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उसने भी यहाँ पर बौद्ध धर्म के विस्तार का जिक्र किया, और इसी ने कहा है कि संभवतः गौतम बुद्ध यहाँ इस क्षेत्र में आकर 3 माह रहे हैं प्रचार के लिए, अपने धर्म के, अपने विचारों के। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से ऐसा लगता है कि ह्वेनसांग महाशिवगुप्त के शासनकाल में, अर्थात 635 से लगभग 640 के बीच, सिरपुर में
अपने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान पहुंचा होगा, क्योंकि वो यही नहीं रुका, वो और दक्षिण की ओर बढ़ा। तो काल लगभग 635 ईस्वी रहा होगा। उसने अनेक बौद्ध विहार, स्तूप और बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं का वर्णन किया है, जिक्र किया है, और इसकी पुष्टि उन अभिलेखों से होती है, जो उन अवशेषों से होती है जो पुरातत्व विभाग ने अथक प्रयासों के बाद उसे जमीन से बाहर निकाला है, और आज वह सिरपुर के क्षेत्र में, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैले देखे जा सकते हैं। इसका जिक्र, इन सब का जिक्र ह्वेनसांग की पुस्तक में मिलता है। ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को कियासलो के नाम से संबोधित किया। कियासलो अर्थात कौशल ना कह के कियासलो कहा है। नल वंश और कलचुरी वंश, इनके शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज्य स्थापित किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप सिरपुर के पांडुवंशी शासकों को थोड़ा पूरब की ओर जाना होता है, क्योंकि नल वंश और कलचुरी शासन का दबदबा ज़्यादा था। तो यहाँ के स्थानीय शासक थोड़ा विवश हो जाते हैं पूर्व की ओर जाने के लिए, और सोनपुर क्षेत्र में सोमवंश के नाम से एक नया राज्य स्थापित करते हैं, या नया शासन स्थापित करते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में बार बार किया है, उसके शासनकाल में आनंद प्रभु नामक भिक्षु ने एक विहार बनाया। विहार क्या होता है? विहार वह क्षेत्र है जहाँ पर बुद्ध भिक्षु लोग रहते थे, आराम करते थे, अपना जीवन जीते थे, तपस्या करते थे और धर्म पर वार्तालाप करते थे। तो आनंद प्रभु नाम के भिक्षु ने एक विहार बनवाया। इसकी जानकारी हमें सिरपुर के ही एक अभिलेख से मिलती है। बालार्जुन के बाद दुर्भाग्य से अच्छे उत्तराधिकारी नहीं आते और परिणाम वंश का पतन। आगे बढ़ने से पहले चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसका बारंबार जिक्र हो रहा है और उसके यात्रा वृत्तांत उस काल के इतिहास को समझने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी जान लें कि आखिर चीनी यात्री ह्वेनसांग कौन था। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में भारत आता है। 16 वर्ष तक बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपनी ज्ञान पिपासा को बुझाने के लिए वो भारत का भ्रमण करता है। सतत रूप से वह अपने यात्रा विवरण को लिखता है और उसी विवरण में मौर्य शासक अशोक ने दक्षिण कौशल की राजधानी में स्तूप और अन्य इमारतों का निर्माण किया, ऐसा उसके वृत्तांत में लिखा हुआ है। इससे ये बात भी महसूस होती है कि हमारा जो क्षेत्र था छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल, तत्कालीन दक्षिण कौशल, वह मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा निश्चित रूप से था। सम्राट अशोक के समय के जो भित्ति लेख मिले हैं सरगुजा में, लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ की सीता बेंगरा गुफा में और जोगीमारा गुफा में, ये 300 ईस्वी पूर्व के आसपास हैं, अर्थात बिल्कुल अशोक के काल के। और इसकी लिपि जो है वह ब्राह्मी है और भाषा जो है वह पाली है, जो इस बात को साबित करती है कि इस क्षेत्र में बौद्ध विचार का बोलबाला था, बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा होगा। ह्वेनसांग, जिसकी यात्रा वृत्तांत को सीयूकी भी कहते हैं, उसने वर्णन किया है कि महाशिवगुप्त, जिनका काल मैंने पूर्व में बताया 595 से 655 का काल, उसके समय वो सिरपुर में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में सिरपुर का नाम था और उसी ने इसी जगह का नाम कियासला यानी कौशला के बदले कियासला के नाम से उल्लेख किया है। तो माना जाता है कि कियासला जिस क्षेत्र का उल्लेख ह्वेनसांग अपनी भाषा में कर रहा अपने यात्रा वृत्तांत में, वह संभवतः कोई और क्षेत्र नहीं बल्कि यह दक्षिण कौशल ही रहा होगा।
अगला वंश छिंदक, छिंदक नागवंश। जिस समय दक्षिण कौशल में कलचुरी का शासन था और पांडु सोम वंश के लोग पूर्व की ओर खदेड़ दिए गए थे, विवश हो गए थे जाने के लिए, उस समय बस्तर क्षेत्र जो दक्षिण पर था वहां पर छिंदक नागवंश का शासन था। पूर्व में से महाकांतर या दंडकारण्य का एक हिस्सा कहा गया है, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र भी किया है। ये इस काल में चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बस्तर का पुराना नाम चित्रकोट या भ्रमरकोट था। छिंदक नागवंशी राजा चक्रकोट के राजा के नाम से जाने जाते थे और उसके पीछे कारण यही था कि जो ये क्षेत्र है दंडकारण्य का, ये क्षेत्र चक्रकोट कहलाता था, इसलिए चक्रकोट के राजा के नाम से ये जाना जाने लगा। इस वंश की स्थापना नृपति भूषण ने की, जिनका काल 1060 से प्रारंभ माना जाता है। उस वर्ष वह गद्दी पर आते हैं। उनके काल का एक शिलालेख बारसुर, जो बस्तर का एक हिस्सा माना जाता है, वहाँ प्राप्त हुआ है। सोमेश्वर देव इस वंश के जाने माने शासकों में गिने जाते थे। उनका शासनकाल 1096 से 1111 अर्थात लगभग 15 वर्ष का रहा। कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम, उससे सोमेश्वर देव का युद्ध हुआ, जिसमें सोमेश्वर देव परास्त होते हैं और उनकी मौत के पश्चात कन्हर देव राजा बनते हैं। उसके बाद जयसिंह देव आते हैं और जयसिंह देव के बाद नरसिंह देव, फिर कंवर देव। तो ये उस वंश की एक श्रृंखला है राजाओं की। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक का नाम था हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र को वारंगल के चालुक्य अंतप देव ने पराजित किया। ये चालुक्य वंश वारंगल अर्थात वर्तमान हैदराबाद आंध्र प्रदेश का वो क्षेत्र जहाँ पर इनका शासन था, बहुत बड़ा इनका काल था। वहाँ के राजा से इनकी टकराहट होती है, परास्त होते हैं और छिंदक वंश के मधुरांतक देव के ताम्रपत्र अभिलेख से ये साबित होता है कि इस वंश के लोग नरबलि प्रथा में विश्वास करते थे। उसके साक्ष्य मिले हैं। बारसुर, जिसका मैंने जिक्र किया, बस्तर जिले का एक भाग, वहाँ मामा भांजा मंदिर है, बतीसा मंदिर है और दंतेवाड़ा का चंद्रादितेश्वर मंदिर इस काल की स्थापत्य कला के एक अनुपम मुख्य साक्ष्य माने जाते हैं। अगला वंश है कवर्धा क्षेत्र का और इसका नाम है फणी नागवंश। 9वीं सदी में कवर्धा में इस वंश की स्थापना होती है। फणी नागवंश, इसका विवरण जो है, चौरा गांव के पास एक भग्नावशेष मिला है, मड़वा महल का शिलालेख और भोरम देव मंदिर के अभिलेख मिले हैं, जहां पर इस नाम का जिक्र मिलता है। मड़वा महल के जो शिलालेख हैं उसमें फणिनाग वंश की उत्पत्ति से लेकर राजा रामचंद्र तक के राजाओं की वंशावली पूरे विस्तार से दी गई है। नागवंश के शासन में बस्तर का राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास होता है। मड़वा महल अभिलेख में फणी नागवंश का संस्थापक राजा अहिराज को बताया गया है। उसके बाद फिर राजल, धरणीधर, महिलदेव, सर्वधर्मन आदि आदि अनेकों राजा आते हैं, गद्दी पर आसीन होते हैं और इस क्रम में भोज अंतिम राजा होता है और भोज की मृत्यु के बाद एक राजा, पूर्व के राजा लक्ष्मी वर्मा का दूसरा पुत्र चंदन, उसका प्रपौत्र राजा बनता है, जिसका नाम था लक्ष्मण। इसी लक्ष्मण के पुत्र का नाम था राजकुमार। फणी नागवंश के शासक रामचंद्र, उन्होंने मड़वा महल शिलालेख का निर्माण करवाया। ये शिलालेख 1349 का है। सन 1349 का राजा रामचंद्र ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया
और इसी विवाह के परिणाम स्वरूप संभवतः मड़वा महल निर्मित होता है। संभवतः फणिनाग वंश के राजा कलचुरी राजाओं के मांडलिक रहे होंगे, उनके अंतर्गत रहे होंगे। कवर्धा के बाद इस क्षेत्र के एक और वंश का जिक्र जो कांकेर का है, सोम वंश। वो कांकेर और उसके आसपास जो शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उससे मालूम होता है कि सोमवंशी राजा भानुदेव यहाँ थे। यह अभिलेख संवत 1242 का है, संवत 1242 का, और इसमें वंशावली दी गई है। इस अभिलेखी साक्ष्य के आधार पर सोमवंश का पहला राजा संभवतः सिंहराज था। उसके बाद फिर व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्ण, जैतराज, सोमचंद, भानुदेव आदि गद्दी पर आते हैं। तहन कापर में पंपा राज के 2 ताम्रपत्र मिले हैं। ये शायद 965 और 966 ईस्वी के हैं, और तहन कापर में प्राप्त ताम्रज्यों में, इन ताम्रपत्रों में पंपा राज के पिता सोमराज और सोमराज के पिता भोपदेव का उल्लेख मिलता है। इससे लगता है कि भोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राज्य की 2 शाखाएं हो सकती थीं या हो गई होंगी। एक शाखा में पंपा राज और दूसरी शाखा में 4-5 सीढ़ी बाद भानुदेव हुए। कांकेर के सोमवंशी शासक रतनपुर के कलचुरी के संभवतः मांडलिक रहे होंगे, सामंती प्रथा में रहे होंगे, सामंत रहे होंगे। तो अब हम थोड़ा सा कलचुरी के बारे में जानें। रतनपुर के कलचुरी है वंश, जबलपुर के नहीं। तो रतनपुर का कलचुरी राजवंश 990 से 1741, जिसके बारे में आपने विस्तार में कक्षा 11वीं में भी पढ़ा होगा। चूँकि यह वंश इस क्षेत्र के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी पुनरावृत्ति इस अध्याय में कक्षा 12वीं में की गई है। थोड़ा एक नज़र इस पर हम फिर डालें। 990 से 1741 तक का काल, अर्थात लगभग 750 वर्षों का काल, रतनपुर का कलचुरी छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारतीय इतिहास में इस वंश के काल का और इस वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के कई क्षेत्रों में कलचुरी शासकों ने या उनकी शाखाओं ने समय समय पर शासन किया, और ये कहना गलत नहीं होगा कि 550 से लगभग 1741 तक का काल इनका हम कह सकते हैं। भारत में एक वंश के द्वारा इतने लंबे समय तक शासन करने का, किए जाने का, ये एक बहुत अप्रतिम उदाहरण है। इस प्राचीन रागवंश का आदि स्थान अर्थात पूर्व का स्थान महिष्मति और बाद में त्रिपुरी। इसी त्रिपुरी के कलचुरी राजा की एक लहुरी शाखा ने बाद में छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया। वर्तमान रतनपुर की प्रसिद्धि ऐसा माना जाता है सभी युगों में रही है। सतयुग में इसका नाम मणिपुर, त्रेता युग में मणिकपुर, द्वापर युग में हीरकपुर और कलयुग में यही रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 9वीं शताब्दी के समाप्त होते होते त्रिपुरी के कालचुरियों ने दक्षिण कौशल में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया, और उसके बाद कोकल देव के राज्य में अर्थात 990 से 1015 के बीच में कलिंगराज नामक कलचुरी राजपुत्र ने अपने बल से, अपने पराक्रम से दक्षिण कौशल को जीतकर तुम्माड़ नगर में, जहां से उसके पूर्वजों ने राज्य चलाया था, अपनी राजधानी बनाई। रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया, जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक कायम रहा, अर्थात 1741 तक। रतनपुर में कलचुरी शासकों के राजस्व काल की यदि बात करें तो थोड़ा विवरण जानना जरूरी है। तो चलिए हम राजा दर राजा
कुछ राजाओं के बारे में जानें, जिसमें पहला है कलिंग राज। संस्थापक 990 से 1020, अर्थात लगभग 30 वर्ष का शासन। कलिंग राज त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक था। मैं रतनपुर की बात कर रहा हूँ और उसका संबंध त्रिपुरी शासक से कैसे था ये बताया। कलिंग राज ने ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की सन 990 में, और कोकल द्वितीय के राज्यकाल में अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, वीरता से तुम्माड़ को जीतकर नया राज्य बनाता है। पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा में प्राप्त ताम्रपत्रों से मालूम होता है कि कलिंग राज ने तुम्माड़ में राज्य करते हुए बहुत सारे शत्रुओं का नाश किया और राज्य के वैभव में भी वृद्धि की। कलिंग राज से जुड़ा हुआ जो ताम्रपत्र आमोदा में मिला है वो केवल दक्षिण कौशिक के एक जनपद जिसका नाम तुम्माड़ है उस पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख करता है। कलिंग राज संस्थापक राजा के बाद हम आते हैं कमल राज पर। 1020 से 1045 अर्थात 25 वर्ष का काल। कलिंग राज का पुत्र, इसके राज्यकाल में त्रिपुरी के राजा ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण के समय कमल राज ने सैन्य सहायता पहुंचाई। पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा में मिले ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि कमल राज ने गंगदेव के लिए उत्कल नरेश को पराजित करने पर घोड़े हाथी के रूप में संपत्ति प्राप्त की और इस संपत्ति को गंगदेव को दे देता है। कमल राज उत्कल अभियान से लौटते समय साहिल नाम के वीर पुरुष को अपने साथ लाता है और ये साहिल अपने स्वामी कमल राज के राज्य क्षेत्र में काफ़ी विस्तार करता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि कमल राज ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर विस्तार किया, पर इतनी जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिल जाती है कि अपने उस असिस्टेंट के बल पर जिसे वह लेके आया था उत्कल की लड़ाई के बाद, उसने अपने राज्य का विस्तार काफ़ी कुछ किया। अगला राजा रत्नदेव या रत्नराज प्रथम 1045 से 1065, 20 वर्ष का काल। जाजल देव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में कमल राज के पुत्र का नाम रत्नराज दिया हुआ है। 1045 में कमल राज की मृत्यु होती है तो रत्नराज प्रथम गद्दी पर आता है और रतनपुर शाखा के कलचुरी शासकों में रत्नराज प्रथम काफ़ी प्रसिद्धि पाता है। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि रत्नराज प्रथम की प्रसिद्धि राज्य विस्तार के लिए नहीं, विजय पर के कारण नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों के लिए है। उसने बहुत सी चीज़ें का निर्माण कराया। राजधानी तुम्माड़ को काफ़ी सजाया, अलंकृत किया। वहाँ पर आम्रवन, पुष्पोद्यान बहुत सारे बनवाए और अनेक देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। रत्नराज प्रथम एक संस्थापक, स्थापत्य प्रेमी और विद्वान शासक मालूम होता है। उसने तुम्माड़ से 45 मील की दूरी पर रतनपुर नाम के नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी को तुम्माड़ से स्थानांतरित कर रतनपुर ले आता है। यही रतनपुर बाद में कलचुरी राजाओं, बाद के उत्तरकालीन कलचुरी राजाओं की राजधानी बनती है। रत्नराज प्रथम ने बेरलपुर में बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे तालाब बनवाए और उसमें महामाया का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये जो रतनपुर है जिसका निर्माण रत्नराज प्रथम ने किया, ये बहुत वर्षों तक कोसल की राजधानी रही। है वंश शासकों में जाजल देव, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और उसके उत्तराधिकारियों ने रतनपुर की शासन व्यवस्था में कोई बदलाव भी नहीं किया। अर्थात ये जो रत्नदेव
थे, इनके शासन व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ थी, मजबूत थी। इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ की आंतरिक व्यवस्था और शासन प्रणाली बहुत अच्छी रही होगी, और इसी कारण इस क्षेत्र की हम निरंतर प्रगति की बात सुनते हैं, उन्नति की बात सुनते हैं। किंतु दुर्भाग्य से कालांतर में रतनपुर के राजा से मतभेद होने के कारण सिंहवा, जो इसी वंश का था, वो स्वतंत्र हो गया और रायपुर को अपनी राजधानी बनाता है। ये करीब 1410 के आसपास की बात है, जब रायपुर को राजधानी बनाने का एक उल्लेख कहीं मिलता है। अब हम आते हैं पृथ्वीदेव प्रथम, अर्थात 1065 से 1090 तक का काल, 25 वर्ष। रत्नराज प्रथम के बाद पृथ्वीदेव रतनपुर का अधिपति बनता है। इसके राज के बारे में, राजकाट के बारे में, कार्यकाल के बारे में 3 अभिलेख मिलते हैं, अमोदा, रायपुर और लाफा, इन जगहों से। अमोदा से जो ताम्र पत्र अभिलेख मिलता है, उसमें इसे 21,000 गांवों का शासक बताया गया है। और यदि 21,000 गांवों की बात करें तो पूरा दक्षिण कौशल अर्थात इसमें आ जाता है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की, सकल कौशलाधिपति। उसकी इस उपाधि से ये साफ है कि उसने पूरे दक्षिण कौशल में, अर्थात वर्तमान छत्तीसगढ़ का एक मोटा मोटा क्षेत्र माना जाए, उसमें अपना आधिपत्य, अपना प्रभुत्व बनाया। पृथ्वीदेव प्रथम को निर्माण कार्यों में बहुत रुचि थी, जैसा मैंने पूर्व में बताया, और तुम्मण में पृथ्वी देवेश्वर नामक मंदिर और रतनपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण कराता है। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजल देव प्रथम, जो 1890 से 1120 का काल, उनके राजस्व काल का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख रतनपुर में ही मिला है, और जिसमें मालूम पड़ता है कि जाजल देव ने अपने सेनापति जगपाल देव की वीरता से बैरागढ़, लंजिका, भंडार, दंडकपुर, नंदावली, कुक्कुट, राठ और न जाने कितने क्षेत्र जीते और उस पर अपना आधिपत्य जमाता है। ये जाजल देव ही प्रथम था जिसने बत्तर के छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है। बाद में इसी ने जाजल देवपुर नाम का एक नगर बसाया। ये नगर आज जांजगीर कहलाता है। इस जगह एक बहुत बड़ा तालाब और आम्र वन बनाया। 1120 में जाजल देव की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जाजल देव का पुत्र रत्नदेव द्वितीय गद्दी पर आता है, जो मात्र 15 साल शासन कर पाता है। इसके संबंधित ताम्रलेख अकलतरा, खरौन, पारागांव, श्री नारायण, सरखों आदि में मिले हैं, और इनके माध्यम से ऐसी जानकारी मिलती है कि रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण, गंगवाड़ी के राजा अनंत वर्मा, इनको परास्त किया था। त्रिपुरी के राजा को भी परास्त करने का श्रेय रत्नदेव द्वितीय को दिया है। इसके राजस्व काल में कला को काफ़ी राजाश्रय मिला। रतनपुर में अनेक मंदिर बनवाए और तालाब बनवाए। अब पृथ्वीदेव द्वितीय 1135-1165, 30 वर्ष का काल। इसका जो मंत्री था, जिसका नाम था जगपाल देव, जिसका पूर्व में भी जिक्र हुआ है, उसने सारंगढ़, कांकेर, बस्तर, इन क्षेत्रों को जीता, और इसके जो सामंत वल्लभराज और ब्रह्मदेव ने मंदिरों के निर्माण और तालाबों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेनापति जगपाल देव ने राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया, अर्थात उसे एक नया जीवन दिया उस मंदिर को जगपाल देव ने, जो कि सेनापति था पृथ्वीदेव द्वितीय का। अगला शासक है जाजल देव द्वितीय,
1165 से 1168, मात्र 3 वर्ष का काल, बहुत अल्प काल। इसके काल में कलचुरी शासक जयसिंह ने हमला किया था और काफ़ी भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जयसिंह परास्त होता है। इसके बाद जगदेव आता है जो लगभग 10 साल शासन करता है। जाजल देव द्वितीय के आकस्मिक निधन से काफ़ी अशांति फैलती है, अव्यवस्था फैलती है और उसका बड़ा भाई जो संघर्ष कर रहा था राजा के साथ, वह गद्दी पर आता है। जैसे उसे सूचना मिलती है कि राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी अव्यवस्था और अशांति हो गई है, तो युद्ध छोड़कर ही वापस लौटता है रतनपुर और फिर जगदेव ने रतनपुर का शासन अपने हाथ में ले लिया और शांति और सुव्यवस्था की स्थापना की। लगभग 10 साल शासन किया। अब रत्नदेव तृतीय जो 78 से 98, 1178 1198, 20 वर्ष, खरौद के लखनेश्वर मंदिर की दीवार पर एक शिलालेख मिला है खरौद में, और उसमें लिखा है कि उसके शासन काल में भीषण दुर्भिक्ष और उससे अव्यवस्था। इस संकट की स्थिति में राजा रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया और ये वही मंत्री था जिसने बड़ी सूझबूझ और योग्यता से राज्य को वापस पटरी पर बैठाने का प्रयास किया और काफ़ी सफल हुआ। 1198 में राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका पुत्र प्रताप मल्ल गद्दी पर आता है जो 1225 तक शासन करता है, लगभग 27 वर्ष। इसके काल के बारे में जानकारी 3 अभिलेखों से मिलती है, पेंड्राबंध, कुनारी और पवनी में। प्रताप मल्ल ने बहुत कम उम्र में शासन प्राप्त कर लिया था और बहुत कम उम्र में ही चला भी गया। अगला जो युग है प्रताप मल्ल के बाद का काल कहलाता है अंधकार युग। उसके बाद हमें कोई विस्तृत जानकारी बल्कि संक्षिप्त जानकारी भी नहीं मिलती है आगे के काल की, और उत्तराधिकारियों का क्रमबद्ध इतिहास मिलना तो बहुत दूर की बात। बहुत सारे लोग आए, परंतु 1346 के लगभग खलीफा नामक सेनापति सरगुजा का में आता है और सरगुजा वासियों के पास से जो मुद्राएं मिलती हैं जो उसने वितरित की, उससे कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन तत्कालीन सरगुजा नरेश ने ये सारी मुद्राएं बंद करवा दी और लगभग 300 वर्षों तक का जो एक काल है, लगभग 1225 से लेकर 1425 तक का काल, 200 वर्षों का, वो एक तरीके से अंधकार युग ही कहलाएगा, जिसके बारे में डार्क एज, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। प्रताप मल्ल के बाद कलचुरी राजाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, आंशिक जानकारी, देवगिरी के यादव शासकों के अभिलेखों से। हेमाद्रिकृत व्रतखंड के राज प्रशस्ति में यादव शासक सिंहगढ़ का समकालीन रतनपुर के कलचुरी शासन जाजल देव द्वितीय से का उल्लेख है, तो इसीलिए हम इसे जाजल देव तृतीय कह सकते हैं। ज़्यादा नया संगत लगेगा, तर्क संगत लगेगा। शायद प्रताप मल्ल के पश्चात जाजल देव तृतीय 1225 में गद्दी में बैठता है और उसके पश्चात रतनपुर राज्य पर शासन करने वाले कलचुरी राजाओं की जानकारी हमें विभिन्न अभिलेखों से मिलती है। कुछ शासकों के नाम मिलते हैं जो किसी अभिलेखों में उल्लिखित हैं। सिंहगढ़ के कार्यकाल के बाद कलचुरी राजवंश 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा रतनपुर और दूसरी शाखा अपसिरपुर को अपनी राजधानी बनाता है। कल्याण साय जो अंधकार युग के बाद, डार्क एज के बाद संभवतः मुख्य शासकों में गिना जाता है। अब उसके बारे में थोड़ा सा जानें, जिसका काल है 1544 से 1581। कल्याण साय रतनपुर का राजा बनता है। बाबू रेवाराम, उनकी जो पुस्तक है पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट,
उसमें वो इसका जरूर उल्लेख करते हैं इस राजा का, और कहते हैं कि कल्याण साय और मंडला के राजा के बीच जब कुछ विवाद हुआ तो उसे सुलझाने के लिए तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने उन्हें दिल्ली बुलवाया। कल्याण साय 8 वर्ष दिल्ली में रहते हैं और तत्कालीन मुगल शासक की प्रशंसा उनको मिलती है, परिणाम स्वरूप उपाधि मिलती है और राजा का पूर्ण अधिकार उन्हें मिल जाता है रतनपुर पर राज करने का। यहाँ बाबू रेवा राम की पांडुलिपि में कल्याण साय का प्रवास काल अकबर के समय का बताया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है। उल्टा कुछ किंवदंतियाँ और कुछ अन्य एविडेंस ये बात साबित करते हैं कि वे जहांगीर के काल के में दिल्ली गए थे। छत्तीसगढ़ में जो देवार गीतों का जो प्रचलन है उसमें कल्याण साय का दिल्ली जाना उसका जहांगीर काल से संबंध जोड़ा गया है। जैसे 2 लाइनें उसमें हैं, बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, ध्वनि बैठे वाछाए अच्छा बादशाह जेकर बेटा शाहजहां। अर्थात जहांगीर का बेटा शाहजहां तो जहांगीर के काल में गए थे। उसी प्रकार एक और एविडेंस है, तुजुके जहांगीर, एक प्रसिद्ध पुस्तक, ऐतिहासिक पुस्तक तत्कालीन आई विटनेस अकाउंट के आधार पर लिखी गई, उसमें भी जहांगीर के काल में इनके आने का उल्लेख है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पढ़ूं। शनिवार तारीख 25 खुरदाह को मेरा पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया और मेरे सामने दंडवत करके 2000 मोहरें और 2000 रुपये नज़र दिए और एक हीरा भी भेंट किया। वह रतनपुर के राजा कल्याण को लेकर मेरे पास आया था। ये घटना जो लिखी गई है वो जहांगीर के शासन काल के 14वें वर्ष अर्थात मानना चाहिए 1628 के आसपास की है। कल्याण साय ने रतनपुर राज्य पर कब से कब तक राज्य किया, इस संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं। कल्याण साय के बाद और कई शासक आते हैं, लेकिन किसी का भी ओहदा कल्याण साय के बराबर नहीं था और इसलिए फिर से हम उसी स्थिति में आ जाते हैं जहां हम कह सकते हैं कि उसके बाद के बहुत से शासकों के बारे में हमें विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी नहीं है। एक राजा तखत सिंह 1689 तक उसका काल, उसने अपने कार्यकाल में तखतपुर की स्थापना की। तो तखतपुर जो शहर है, नगर, उसका संस्थापक राजा तखत सिंह। एक और राजा राज सिंह जो इसके तखत सिंह के बाद आता है, 1712 में उसकी मृत्यु हो जाती है। राज सिंह औरंगजेब के काल में आता है, उसका समकालीन। औरंगजेब का काल जो है वो 1658 से 1707 तक का माना जाता है। राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा नाम के पुस्तक की रचना की, जिसका जिक्र कक्षा 11वीं के दक्षिण कौशल के इतिहास में भी बारंबार किया गया है। इस खूब तमाशा रचना में औरंगजेब के विषय में कई पद लिखे हैं। राज सिंह निसंतान था। उसने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था और राज सिंह की अचानक मृत्यु हो जाती है। उस समय मोहन सिंह शिकार पर गया हुआ था, जल्दी वापस नहीं आ सका, इसलिए राज सिंह ने अपने पगड़ी चाचा सरदार सिंह के सिर पर रखकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। वैसे उत्तराधिकारी कोई और घोषित किया गया था, लेकिन समय की कमी को देखते हुए चाचा सरदार सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। वापस आने पर वह मोहन सिंह जो समय पर नहीं आ पा रहा था, वह आग बबूला हो जाता है। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह सत्ता वापस लेकर ही रहेगा। 1712 से 1732 इस सरदार सिंह का शासन होता है, जिसे राज सिंह ने मोहन सिंह के बदले बैठाया था। सरदार सिंह 20 साल शासन करता है और उसके शासन में कोई ऐसी विशेष घटना नहीं है और 1732 में वह उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब इन शासकों की श्रृंखला के बाद अब हम आते हैं भोसले काल पर। आपको याद होगा भोसले उस मराठा संगठन के एक हिस्सा थे जिसमें पेशवा भी आते थे, होलकर भी थे, सिंधिया आदि थे। तो भोसले का शासन वैसे तो नागपुर से था, कैसे इसका संबंध हमारे छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल के इतिहास से है, थोड़ा इसको जानें। जैसा मैंने बताया, सरदार सिंह निसंतान था। जब उसकी मृत्यु निकट थी तो उसने अपने 60 वर्षीय भाई को उत्तराधिकारी बना दिया। उस भाई का नाम था रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह का काल मान लीजिए 1732 से 1743, अर्थात मात्र 11 वर्ष। और वैसे तो शांतिपूर्वक इसका काल गुजरा। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। इस रतनपुर पर आक्रमण के साथ यहाँ की व्यवस्था चरमराती है। पुत्र शोक से रघुनाथ सिंह ग्रस्त हो जाते हैं और आक्रमण का जवाब नहीं दे पाते। परिणाम, बड़ी सरलता से, बड़े आराम से रतनपुर पर भास्कर पंत भोसले का कब्जा। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को भोसले के नाम से राज्य चलाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार रतनपुर अब भोसले राज्य का हिस्सा होते हुए भोसले नाम से चला। 1745 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु होती है और उसके बाद राज सिंह का जो दत्तक पुत्र था मोहन सिंह, वो मराठाओं के प्रतिनिधि के रूप में रतनपुर पर शासन करता है, वहाँ का राजा बनता है। इस घटना के बाद से छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी है वंश था वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक रतनपुर और एक रायपुर। रायपुर शाखा के शासकों ने केंद्रीय राज्य रतनपुर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखी। यद्यपि वे एक अलग शाखा के रूप में निकले, लेकिन उनकी आस्था निष्ठा अभी भी रतनपुर के कलचुरी शासक के साथ थी। 1741 में जब भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया, तब रतनपुर और रायपुर में क्रमशः रघुनाथ सिंह और अमर सिंह का शासन चल रहा था।